हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे। बिल्कुल सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको राधे राधे। एक बार फिर से आपका कन्हैया एजू सेंटर ऑनलाइन आपके अपने प्लेटफॉर्म पर स्वागत है ना। कभी कभी ऐसी लाइनें भी बोलनी चाहिए ताकि आपको फीलिंग लगेगी ना, कम से कम सम्मान तो दिया जा रहा है। वैसे भी आप हमारे लिए सम्मानीय है ही, क्योंकि आपकी वजह से ही हम टीचर हैं। आप ना होते तो हमसे कौन पढ़े। तो आप हमारे लिए बहुत सम्मानीय है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। यकीनन आप लोगों की तैयारी बेहद अच्छी चल रही होगी, बहुत ही अच्छी चल रही होगी और बड़ी दमदार तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इसी दमदार तैयारी में मैं हल्की फुल्की आपकी कहीं ना कहीं मदद करने की कोशिश में लगा हुआ हूं, ताकि आपकी तैयारी की रफ्तार जो है ना दोस्तों एकदम बढ़िया हो जाए, एक जैसी हो जाए और कैसे भी करके इस रीट में जो है ना आप अपनी एक सीट को निकाल लो, अपनी एक सीट का चयन कर लो। इस लक्ष्य में मैं लगा हुआ हूं, इस तरीके से मैं लगा हुआ हूं दोस्तों, है ना। कभी कभी क्या होता है कि मैं आपको पता है कि लाइव बहुत कम आता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे लाइव चैट से कोई लेना देना है नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश में रहते हैं कि चलो ले ली जाए तो अच्छा है। तो कभी कभी मूड में आता हूं तो आ भी जाता हूं आपके नाम वाम लेने के लिए, आपसे मिलने के लिए, वरना ऐसी चलेगी। और एक बात, गुरु पूर्णिमा के दिन आपकी मैं एक मैराथन क्लासेस लगाने वाला हूं। कितने घंटे की रहेगी, क्या रहेगी, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, इसकी सारी जानकारी कन्हैया एजू सेंटर नाम से अपना टेलीग्राम का पेज है, उसको आप ज्वाइन करें। वहां पे आपको सब कुछ इसकी जानकारी विस्तृत रूप से मिल जाएगी दोस्तों। कब कैसे आने वाला है, क्योंकि उस दिन अपन तैयारी करेंगे, क्योंकि गुरु पूर्णिमा, हर गुरु पूर्णिमा के दिन मेरी तरफ से, क्योंकि हर गुरु का एक फर्ज बनता है ना, क्योंकि मैं हालांकि मैं अपने आप को गुरु मानता नहीं हूं, क्योंकि आप सब मेरे हम उम्र हो, लेकिन फिर भी एक वो दायरा होता है ना, कोई पढ़ाने वाले कोई गुरु की नजर से देखा जाता है। तो मेरी तरफ से आपके लिए एक उपहार समझिए, एक भेंट समझिए, जो आपकी उन्नति के लिए कहीं ना कहीं काम आ जाए, वो मैराथन क्लासेस में लेकर के आ रहा हूं। हालांकि ये मैराथन क्लासेस अब चलती रहेगी, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएंगे वैसे वैसे, लेकिन पहली बार मैं लेकर के आ रहा हूं। बाकी मैं मैराथन क्लासेस पर ज्यादा विश्वास नहीं करता, और नाम भी इसका कोई मैराथन नहीं है। मैं तो केवल 2-3 घंटे या 4 घंटे के लिए आपसे जुड़ूंगा और किसी एक विषय की या राउंडली अपन शिक्षण विधियां जो होती हैं उसकी या क्या लेकर के आऊंगा, ये भी मुझे भी कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं लेके आऊंगा 3-4 घंटे की, और एक किसी टॉपिक को आपको भरपूर तरीके से 4 घंटे में उसको निचोड़ करके रख देंगे। इतने अपन सीरियस तरीके से उसकी पढ़ाई करेंगे। तो उस दिन आपको जुड़ना है, तो आज ही से बता रहा हूं, डाटा बचा करके रखना गुरु पूर्णिमा के लिए, है ना। ये आपको उस दिन ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाइव से जुड़ना है, अधिक से अधिक बच्चों को उस दिन क्या करना है, आपको लाइव आना है दोस्तों। तो खैर चलती है आज के प्रश्न की ओर, क्योंकि आपको पता है कि मैं ज्यादा समय जो है ना आपका खाता नहीं हूं, और ज्यादा समय आपका आज भी नहीं लूंगा दोस्तों। तो ये रहा आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न। क्या कह रहा है भाई, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सही अनुशासन निम्नलिखित में से कौन सा है। क्या प्रश्न पूछा, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, कौन सी दृष्टि से पूछा इसने, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पूछा। और क्या पूछा है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इनमें से, है ना, सही अनुशासन कौन सा है। सही, ये 4 अनुशासन 5 अनुशासन आपके सामने दे रखे, उनमें से सही अनुशासन कौन सा है यह बताना है भाई। कठोर अनुशासन, मृदु अनुशासन, आत्मा अनुशासन या अनुशासन से मुक्ति। 4 ऑप्शन आपके सामने। और क्या पूछा कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, दोस्तों किस दृष्टि से पूछा इसने, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पूछा है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कभी भी कठोर अनुशासन के खिलाफ रहती है मनोवैज्ञानिक ये भी नहीं कहती है कि आप ज्यादा कठोर रखो, और ये भी नहीं कहती कि मृदु रखो। मनोविज्ञान विश्वास करती है आत्म अनुशासन के ऊपर। किसके ऊपर विश्वास करती है दोस्तों, आत्म अनुशासन से मुक्ति तो नहीं दोस्तों, आत्म अनुशासन, है ना। निज पर अनुशासन, फिर दुष्पर शासन। कहते थे ना, पहले स्कूलों के बाहर लिखा हुआ था, पहले निज पर शासन, फिर, है ना, पहले अपने आप को क्या करना चाहिए, अनुशासित रखो, दूसरे अपने आप क्या हो जाएंगे, अनुशासित हो जाएंगे। देखो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी आप देखो, या अध्यापक के जीवन में यदि देखें तो अनुशासन का सबसे बड़ा महत्व होता है। हालांकि जितने भी अध्यापक होते हैं वो अनुशासन के प्रति बड़े सजग होते हैं, है ना, बड़े तैयार रहते हैं अनुशासन को लेकर के। अनुशासन को कभी भी वो इतना लाइटली नहीं लेते दोस्तों। तो आपको भी अनुशासन किससे कहते हैं भाई, अनुशासन का मतलब क्या हो गया, वह प्रतिक्रियाएं, वो क्रियाएं जो हम दैनिक तरीके से कर रहे हैं, वो एक उस दृष्टि से, सामाजिक दृष्टिकोण से वह सही हो, वो आपका एक अनुशासन कहलाएगा। जैसे कि 5 बजे उठना, यह अनुशासन का एक भाग है ना। आत्मा अनुशासन यहां पे क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया में प्रमुख मनोवैज्ञानिक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। कौन सी प्रक्रिया में पूछा है इसने, पहले ये देखो, सीखने की प्रक्रिया में, अर्थात अधिगम की प्रक्रिया में प्रमुख मनोवैज्ञानिक तत्व कौन सा है। इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जो सीखने की तुलना में, या सीखने की दृष्टि में, या सीखने के योग्य में, या सीखने की प्रक्रिया में जो है ना मनोवैज्ञानिक तत्व पूछा है इसने, कि मनोवैज्ञानिक रूप से वो सहायता करता है, वो कौन सा है भाई। पुरस्कार और दंड की व्यवस्था,
सीखने की विधि, सिखाने की विधि या अनुशासन। देखिए पुरस्कार पे बात करता है, दंड की बात नहीं करता, ये अपन यहां पे खत्म कर देते हैं, अनुशासन को यहां से काट देते हैं, सीखने की बात कर रहा है, क्योंकि या तो सीखने की विधि होगी या सिखाने की विधि होगी। किसके लिए पूछ रहा है? सीखने की प्रक्रिया में दोस्तों। सीखने की प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो क्या होती है दोस्तों? सिखाने की विधि। बालक, अध्यापक बालकों को जिस ढंग की विधि से, जिस उचित विधि से बालकों को सिखाएगा, उसी उचित विधि से बालक सीखेंगे, क्योंकि बालक स्वयं किसी विधि का प्रयोग नहीं करते। विधि का प्रयोग कौन करते हैं? अध्यापक करते हैं। इसीलिए यहां सीखने की विधि सही नहीं होगी दोस्तों। सीखने की विधि क्यों होगी? सीख तो बालक रहा है, बालक स्वयं कभी भी किसी विधि का प्रयोग नहीं करता है। यहां पे जो आएगा आपका क्या आ जाएगा? सिखाने की विधि, क्योंकि सीखने की दृष्टि से देखा जाए तो सीखने की दृष्टि में सिखाने वाला जो होता है वही शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। यहां पे मनोवैज्ञानिक तत्व की बात पूछिए दोस्तों, वो हो जाएगा आपके सिखाने की विधि। हालांकि यहां पे ऑप्शन पुरस्कार और दंड भी क्या माना जाएगा? आपका सही माना जाएगा, लेकिन पुरस्कार और दंड भी इसके साथ में दे रखा है तो मैंने सिखाने की विधि को सही किया है। बाकी हालांकि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो पुरस्कार और दंड भी सही है, क्योंकि मनोविज्ञान, लेकिन दंड की व्यवस्था वर्तमान में नहीं है दोस्तों। दंड को है ना अस्वीकार किया गया है, इसलिए मैं इसको सही करूंगा, सिखाने की विधि को। कभी अलग से इस जगह पे यहां ऑप्शन कोई दूसरा होता और कोई अलग चीज आ जाती तो अपन पुरस्कार और दंड को भी क्या कर सकते थे? सही कर सकते थे, लेकिन ज्यादा भार इसका है तो अपन यहां पे इसको सही कर देंगे। वर्तमान में शिक्षण विधियों के केंद्र में है, क्या पूछ रहा है भाई? वर्तमान में जो शिक्षण विधियां, वर्तमान में जो मेथड्स बालकों को पढ़ाए जा रहे हैं, उन शिक्षण विधियों के केंद्र में किसको रखा गया है? तो ये पूछ रहा है क्या बालक वर्तमान की शिक्षा, है ना, बालक जो है वह केंद्र में है, या अपन कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम है वह केंद्र में है, या शिक्षक केंद्र में है, या अभिभावक हैं? तो सबसे पहले तो अपन किसको उड़ाएंगे भाई? अभिभावक को। अरे ऑप्शन काटेंगे, अभिभावक को उड़ाएंगे नहीं, है ना, ऑप्शन काट रहे हैं अपन, है ना। फिर अपन बात करते पाठ्यक्रम को, इन दोनों को काट दो, बालक और शिक्षक, इन दोनों में से तो वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षण विधियां सर्वाधिक प्रचलित हो रही हैं। ऐसी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है जो बाल केंद्रित अधिक हो और शिक्षक केंद्रित कम हो। इसीलिए जिन जिन जो विधियां बाल केंद्रित होती हैं उनको मनोवैज्ञानिक विधियों का दर्जा भी वर्तमान में दे दिया गया है। इसीलिए वर्तमान में जितनी भी शिक्षण विधियां प्रचलित करने का प्रयोग किया जा रहा है ना, वो सारी किस पर आधारित हो रही है दोस्तों? बालक पर आधारित। तो वर्तमान की शिक्षण विधियों में केंद्र में कौन है दोस्तों? तो वर्तमान की शिक्षण विधियों के केंद्र में बालक को रखा गया है कि आप ऐसी ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करो जिसमें जो विधियां सर्वाधिक रूप से कैसी हो दोस्तों? अधिक से अधिक बाल केंद्रित हो। कैसी हो दोस्तों? बाल केंद्रित हो। तो बालक यहां पे क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा, ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, ये लीजिए आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित सामाजिक संस्थाओं में किनका सामाजिकरण में सबसे अधिक योगदान है? यह पूछ रहा है। इनमें से, इन जो चार ऑप्शन है, इनमें से सामाजिक, ये सामाजिक संस्थाओं के इन्होंने नाम दे रखे, इन सामाजिक संस्थाओं में किनका सामाजिकरण में सबसे अधिक योगदान है? यानी कि बालक का सर्वाधिक सामाजिकरण कौन करता है? सामाजिकरण का मतलब क्या हो गया? बालक को इस रूप में डाल देना कि वह अपने आप को उचित रूप में समायोजित समाज में कर सके, है ना, कुसमायोजित नहीं, अपने आप को क्या कर सके दोस्तों? समायोजित कर सके। वर्तमान की शिक्षा प्रणाली इससे धीरे धीरे विमुख होती चली जा रही है। खास तौर से अगर देखिए, मैं हालांकि विरोध नहीं करता हूं, लेकिन कहना चाहूंगा कि खास तौर के जो वीआईपी वाले प्राइवेट स्कूल्स जो है ना, वह दोस्तों बालकों के सामाजिकरण करने में कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं। बाकी सारी व्यवस्थाएं उनकी अच्छी है, लेकिन वो बालकों का क्या नहीं कर पाते हैं? अच्छा उचित ढंग से सामाजिकरण नहीं कर पाते। बस यही कारण हो रहे हैं कि वो है ना अपने आप को समाज में समायोजित नहीं कर पाते। आपने देखे होंगे ना अपने गांव के, जैसे अपन जैसे देसी बच्चे हैं, अपन कहीं भी शादी ब्याह वगैरह में जाते हैं, अपना कोई बच्चे वगैरह हो गए तो क्या करेंगे? 2 मिनट मम्मी यहाँ बैठे, 5 मिनट में गायब, कहां चले जाएंगे पता ही नहीं चल रहा है। किसी के पास खेल रहे हैं, वो करें अपने हिसाब से, दोस्त बना लिए मस्ती में। और वही सीटियों वाले बच्चे जाएंगे, 2-5 मिनट बनेंगे, मम्मी को तंग करेंगे, पापा को तंग करेंगे, अरे घर चलो मम्मी, घर चलो पापा, घर चलो, मम्मी को छोड़ेंगे नहीं। क्या बालकों का सामाजिकरण नहीं हो पाया है, वह अपने आप को समायोजित करना नहीं सीख पाया है। यही गवर्नमेंट स्कूल, हमारे यहाँ पे माचिस के पत्ते खेलते थे, आप लोगों ने खेले होंगे, माचिस के ना पत्ते मिला करके खेलते थे। हम तो कहीं किसी भी गांव में चले जाते थे तो 2-5 मिनट दादाजी के पास या पिताजी के साथ में, जिसके भी साथ में गए होते हैं, 5 मिनट तो उनके पास में बैठते हैं, फिर गांव में निकल जाते हैं।
माचिस की डब्बियों ने इकट्ठी करने लग जाते हैं, ताश के पत्ते इकट्ठे कर लेते, खेलेंगे गांव में जाकर के। तो हम अपने आप को समायोजित करने में क्या थे दोस्तों, एक्सपर्ट थे। लेकिन वर्तमान में जो बच्चे आ रहे हैं वो अपने आप को कभी भी समाज के साथ में समायोजित नहीं कर पाए। आप भी शिक्षक बन रहे हो ना, तो टीचरों को सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि सबसे पहले बालक को समाज में समायोजित करना सिखाएं कि समाज में कैसे रहा जाता है, कैसे अपने आप को समाज में हर परिस्थिति में ढाला जाता है। तो ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी संस्था है जो बालक के सामाजिककरण में उत्तरदायी है। तो ये कह रहा है परिवार, पड़ोस, विद्यालय या सामाजिक वर्ग। सामाजिक वर्ग को अपन काट देते हैं, पड़ोस को अपन काट देते हैं। परिवार भी एक तरह की संस्था है, लेकिन यह सामाजिककरण में सबसे ज्यादा योगदान यदि किसी का रहता है वो रहता है दोस्तों विद्यालय का। क्योंकि दोस्तों देखिए 5 या 6 वर्ष तक का बालक भले ही परिवार में रहता होगा, लेकिन समझ जो विकसित होती है वो 6 वर्ष के बाद में होती है। समायोजन की क्षमता भी 6 वर्ष के बाद में उसके उत्पन्न होती है। तो वहां पे स्कूल में जाता है बालक। अब टीचर की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो बालक को क्या करे, समाजीकरण कर ले, समाज के नियम सिखाए, नैतिक मूल्यों का विकास करे, समाज में समायोजित होने की क्षमताओं का विकास करे, है ना, आदर सम्मान का विकास करे, संयुक्त परिवार में रहने का विकास करे। ये कारण है दोस्तों। आप ये जैसे मैं अलग ही ऐसी बातें बहुत कम कहता हूं, लेकिन दोस्तों कभी कभी निकल भी जाती है ना। जैसे आपको पता है वर्तमान में एकल परिवार का होना, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ये जो संयुक्त परिवार से टूट करके जो एकल परिवार बन रहे हैं, जो हाई स्टैंडर्ड बच्चे हो गए हैं, जो अपने आप को एक लेवल चाहते हैं कि नीचे शादी वादी हो गई, अच्छी जगह पे अपनी नौकरी वोकरी लग गई, व्यवस्थित लग गई, तो अपन एकल परिवार हो जाते हैं, वो निकल रहे हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं कौन जिम्मेदार है दोस्तों? कहीं ना कहीं हल्का फुल्का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षक भी जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने उनके अंदर सामाजिककरण की भावना का विकास उचित तरीके से नहीं किया, इसलिए उसके बालक के मन में इस प्रकार की सोच विकसित हो गई, वो अपने परिवार से अलग होकर के अपना एक नया परिवार बना दिया। दोस्तों ये ध्यान रखना है भाई, हर तरीके से शिक्षक की जिम्मेदारी का ना, देश का भविष्य जो है ना वो किस में पलता है, आपके सामने आपकी कक्षाओं में पलता है। तो बच्चों को केवल घूघरी रोटियां दूध खिला करके रवाना मत कर देना, सब कुछ उनको क्या करना है दोस्तों, सिखाना है भाई। और कभी कभी बातें मैं कर लेता हूं, बाकी बहुत कम करता हूं, आपको पता है। आपकी परीक्षा किस परिणाम में सफल है, यानी कि यह पूछ रहा है कि मान लीजिए कि आपने किसी की परीक्षा ली, तो किस प्रकार का परिणाम मिलता है जिससे आप यह अंदाजा लगा लो कि आपके द्वारा ली गई परीक्षा क्या हो गई है दोस्तों, सफल हो गई है। आपकी परीक्षा, किसकी परीक्षा पूछ रहा है दोस्तों? आपकी परीक्षा किस परिणाम में सफल है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। सम्मान में वृद्धि, आत्मसंतोष, दूसरों को भी लाभ और नौकरी प्राप्ति। यह कह रहा है कि आपकी परीक्षा किस परिणाम में सफल है। सम्मान में वृद्धि, क्या आप परीक्षा ले लेते हो और आपके सम्मान में वृद्धि होती है, तो क्या आप मानते हो कि यह परीक्षा का परिणाम उचित है? नहीं है दोस्तों, यह नहीं होगा। आत्मसंतोष को एक बार अपन टिक करते हैं। दूसरों को भी लाभ हो, क्या ऐसा परिणाम हो जाए जिसको दूसरों को भी फायदा हो, इसके ऊपर आप परिणाम कहोगे? नहीं दोस्तों, आप किस परीक्षा, ये सफल परिणाम में सफल नहीं है। नौकरी की प्राप्ति, भाई आपके लिए तो यही है ना, आपके लिए तो परिणाम की सफलता क्या है? नौकरी की प्राप्ति। आपको यदि नौकरी मिल जाती है ना, इसका मतलब क्या हो गया, आपको आपकी सफलताएं मिल गई है। तो यह ना आप अपने व्यक्तिगत रूप से इस ऑप्शन को सही मत कर देना, ये नहीं होगी। नौकरी की प्राप्ति करना शिक्षा का काम नहीं है। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि हम लोग जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वो किसके लिए प्राप्त करते हैं दोस्तों? नौकरी प्राप्त करने के लिए करते हैं। नौकरी प्राप्त करने के लिए भी कभी भी शिक्षा नहीं दी जाती। चाहे आप बीएड कर लो, एसटीसी कर लो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल टीचर बनोगे तो ही आप अपने जीवन का गुजारा कर सकोगे। कई ऑप्शन है। जैसे मैं आपको अपनी प्रशंसा नहीं करते हुए मैं आपको आइडिया बता रहा हूं, जैसे मैं अभी काउंसलिंग करता हूं, किसी भी प्रत्येक समस्याओं का समाधान मैं करता हूं, काउंसलिंग करता हूं। मैंने ये कहां से सीखी? ये केस स्टडी मैंने आपके बीएड एसटीसी वाले ट्रेनिंग सेंटरों से सीखी है ना, जो मैंने पूरे लॉकडाउन में बैठ करके यही काम करते थे, अपने आजीविका का साधन बना लिया है मैंने। प्राइवेट स्कूलों के अंदर टीचरों को अट्रैक्टिव एजुकेशन के साथ में किस तरीके से आप टीचिंग, अट्रैक्टिव टीचिंग कैसे बनाई जाए, अट्रैक्टिव असेंबली कैसे बनाई जाए, यही शिक्षण विद्या में उनको पढ़ा करके आता हूं। कई प्राइवेट स्कूलों में मैंने ले रखी है, मैंने मेरे आजीविका का साधन है। आज मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ये भी मेरी आजीविका का साधन। तो कई तरीके से आप अपने आजीविका को बढ़ा सकते हो। तो ये शिक्षा केवल आपको नौकरी के लिए नहीं है कि आप टीचर नहीं बने तो कुछ नहीं होगा, और आप इस बीएड में से इतने भारी भारी रोजगार निकाल सकते हो कि आपकी ये नौकरी तो कहीं अड़े ही नहीं, आपकी इतने पैसे आप इसमें से कमा सकते हो। बस थोड़ी सी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करना है। तो शिक्षा जो होती है वो मानसिक विकास के लिए होती है, नौकरी प्राप्ति के लिए नहीं होती है। यहां पे होगी आपका सही उत्तर, वह होगा आपका आत्मसंतोष। क्या उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों? जब आपको आत्मसंतोष की प्राप्ति हो जाए, अपने आप को संतोष की प्राप्ति हो जाए कि नहीं, मैंने जो परफॉर्मेंस की थी मेरे लिए बढ़िया है, मेरे जो प्राप्तांक आए वो मेरी मेहनत के अनुरूप हैं, ये मेरे लिए सबसे बढ़िया है, वह परिणाम आपकी नजर में क्या होगा? सफल होगा। इसीलिए एक अच्छी परीक्षा का जो गुण है
वो क्या माना जाता है दोस्तों? संतोष को भी एक अच्छी परीक्षा का गुण माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? संतोष को भी एक अच्छी परीक्षा का क्या माना जाता है दोस्तों? गुण माना जाता है। बिल्कुल दोस्तों, तो यहां पे सही क्या हो जाएगा आपका? आत्मसंतोष आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। संख्याओं को बढ़ाओ। आप बहुत कम संख्याओं में आ रहे हो, धीरे धीरे ना कक्षाओं के बारे में बता भी दिया करो, है ना। आपकी अपनी कक्षा है, अच्छी संख्याओं में आओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हम ऐसे चैनल पे पढ़ते हैं जहां पे संख्याएं भी आती हैं, तो आपको भी अच्छा लगेगा दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आया करें। हालांकि आप अच्छी खासी संख्या में आ रहे हो, मुझे पता है, लेकिन फिर भी संख्याओं को थोड़ी सी और बढ़ाओ और आनंद आएगा दोस्तों। प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए क्या अधिक आवश्यक है? किसके लिए दोस्तों? प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए। आप बालकों को पढ़ा रहे हो, उस शिक्षण को आपको कैसा बनाना है? प्रभावी भी बनाना है, और उस शिक्षण को कैसा बनाना है? आपको सफल भी बनाना है। तो प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए अधिक से अधिक क्या उपयोगी है? विद्यार्थियों को नोट्स लिखवाना, व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना, श्याम पट का उपयोग करना, या साहित्यिक भाषा का प्रयोग करना। किसके लिए पूछा इसने? प्रभावी और सफल शिक्षण के लिए अधिक से अधिक क्या आवश्यक है? देखिए, साहित्यिक भाषा का प्रयोग कोई अधिक आपको एकदम अच्छे शिक्षण के लिए या प्रभावी शिक्षण के लिए जरूरी नहीं है कि आप एक साहित्यिक भाषा का प्रयोग करो। साहित्यिक भाषा का प्रयोग करने से केवल और केवल क्या होता है? एक अपना प्रभाव सामने वाले के ऊपर अट्रैक्टिव पड़ सकता है, प्रभाव अच्छा पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शिक्षण जो होगा वह सफल हो जाएगा, यह नहीं होगा। श्याम पट का उपयोग बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन ये इसका कोई मूल अर्थ नहीं है दोस्तों। प्रयोग तो करना चाहिए, श्याम पट का सही है, लेकिन कोई वो अर्थ नहीं है भाई। व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय वस्तु को स्पष्ट करना, इसको अपन डॉट करते हैं। विद्यार्थियों को नोट्स लिखवाना, कोई अर्थ नहीं है दोस्तों। प्रभावी शिक्षण के लिए सर्वाधिक जरूरी क्या है? तो इन चारों में से जो सबसे ज्यादा जरूरी वो है कि व्यवहारिक उदाहरणों के द्वारा विषय वस्तु को स्पष्ट करना, यानी कि जो भी आप बालकों को पढ़ा रहे हो उनमें आपको ऐसे उदाहरण देने हैं जो बालकों के व्यक्तिगत व्यवहारिक या दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। ऐसे व्यवहारिक उदाहरणों को देकर के आप यदि शिक्षा को आगे बढ़ाते हो तो वहां पे क्या हो जाता है दोस्तों? व्यवहारिक उदाहरणों के द्वारा अगर शिक्षा देते हो तो उसमें क्या आता है? बालकों को आनंद की अनुभूति भी होती है और प्रभावी शिक्षण भी होता है। आप तो जैसे बड़े हो गए, हालांकि मैं भी इस चीज को बहुत सपोर्ट करता हूं कि अधिक से अधिक कैसे उदाहरण देने चाहिए? व्यवहारिक उदाहरण देनी चाहिए, लौकिक एग्जांपल्स देने चाहिए। लेकिन हमारा विषय भी ऐसा है दोस्तों, है ना। कभी कभी क्या होता है कि हाँ, फिर उदाहरणों के साथ में अपन क्या करेंगे? सही तरीके से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएंगे ना, फिर मूल्यांकन के अंतर्गत वैधता की कमी आ जाएगी, है ना। वैधता की कमी आ जाएगी तो फिर वैधता की कमी को अपन दूर कैसे करेंगे दोस्तों, है ना। इस तरह की त्रुटि रह जाती है। तो इसीलिए मैं कम से कम लौकिक एग्जाम्पल का प्रयोग करता हूं। बाकी शिक्षण जो करवाना चाहिए वो कैसे करवाना चाहिए? अधिक का अधिक व्यवहारिक उदाहरणों के द्वारा, ताकि विषय वस्तु को और अधिक स्पष्ट किया जा सके। तो यहां पे जो आपका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों, वो कौन सा हो जाएगा? बी वाला उत्तर क्या हो जाएगा रे? बिल्कुल सही हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, और शानदार और प्यारा सा प्रश्न भाई। आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी, आप उन्हें कैसे पढ़ाएंगे? ये कह रहा है कि आपकी कक्षा में कुछ छात्र जो है ना वो मेधावी भी नहीं है। कितने हैं दोस्तों? अति मेधावी, बहुत अधिक होनहार बालक है। तो आप उन बालकों को कैसे पढ़ाओगे? केवल उलझाने के लिए प्रश्न दिया है यहां पे। कक्षा के साथ, उच्च शिक्षा के साथ समृद्धिकरण कार्यक्रम के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। यह समृद्धिकरण कार्यक्रम नया नाम देख करके उलझ मत जाना। उच्च शिक्षा के साथ में भी उलझ मत जाना। सही उत्तर होगा कक्षा के साथ। यानी एक बार तो जो बालक का शिक्षण होगा वो कक्षा के साथ ही होगा। हां, विशेष बालकों का अध्ययन कक्षा के अतिरिक्त करवाया जाता है, लेकिन बेशर्त सबसे पहले कमजोर बालकों को अतिरिक्त पढ़ाया जाता है। फिर अतिरिक्त यदि अध्यापक के पास में समय रहता है तो वो प्रतिभाशाली बालक या मेधावी छात्रों को भी अलग से पढ़ाएगा। बाकी उनको जो अध्ययन करना है कहां करना है? कक्षा के साथ ही करना है ना, अलग से नहीं पढ़ाएगा। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, उत्तर जो सही होगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका कक्षा के साथ वाला उत्तर ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा बिल्कुल। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है। किसका कारण नहीं पूछा है दोस्तों? समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है। बालक का मान लीजिए कोई व्यवहार है, व्यवहार कैसा हो गया है बालक का? एक प्रकार से समस्यात्मक व्यवहार बालक का हो चुका है भाई। कैसा व्यवहार हो चुका है? समस्यात्मक व्यवहार हो चुका है। अब समस्यात्मक व्यवहार होने का क्या तात्पर्य है? मतलब बालक जो नॉर्मली व्यवहार होना चाहिए वह न कर करके उससे कुछ विपरीत व्यवहार कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? समस्यात्मक व्यवहार। यहां पर कह सकते हैं कि ऐसा व्यवहार जो व्यवहारिक जीवन में जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, जो समाज के विपरीत व्यवहार हो, वो कौन सा कहलाएगा? आपका समस्यात्मक व्यवहार। जैसे समस्यात्मक बालक होता है ना, वैसे ही क्या होता है बालक का, जिस बालक का व्यवहार समस्यात्मक होगा वह बालक भी क्या हो सकता है? समस्यात्मक बालक हो सकता है। तो निर्धनता,
अनैतिक व्यवहार, मनोरंजन की सुविधा या अत्यधिक लाड़ प्यार। तो देखिए, निर्धनता तो बिल्कुल है। निर्धनता से अगर बालक की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो कहीं ना कहीं समस्या का कारण बन सकता है ना, समस्यात्मक बालक बन सकता है। कैसे? मान लीजिए कि उसकी आर्थिक स्थिति बालक की सही नहीं है और अब विद्यालय से कोई भ्रमण जा रहा है, टूर जा रहा है, अब उसके पास में पैसे ही नहीं, बालक पैसे जमा कराए तो कराएगा कहां से? तो निर्धनता कारण है, सारे बच्चे घूमने जाएंगे, वो वहां पे नहीं जाएगा, उसके दिमाग में एक प्रकार से है ना मानसिक भ्रम उत्पन्न होंगे, कई प्रकार की मानसिक दुविधाएं उत्पन्न होगी, जिससे बालक अपने आप में चिड़चिड़ा हो जाएगा, अपने आप को अन्य बालकों से अलग समझेगा, अपने परिवार के प्रति भी हो सकता है कि उसके मन में थोड़ी देर के लिए किसी प्रकार की घृणा उत्पन्न हो जाए, तो कई तरह की समस्याएं हो सकती है। अनैतिक व्यवहार भी बिल्कुल सही है दोस्तों, अनैतिक व्यवहार के द्वारा भी बालक समस्यात्मक व्यवहार करता है, ये भी सही है। मनोरंजन की सुविधा, इसको एक बार अपन टिक करते हैं। अत्यधिक लाड़ प्यार, बिल्कुल दोस्तों आप ध्यान रखना, अत्यधिक लाड़ प्यार भी कभी कभी आपके समस्यात्मक बालक के व्यवहार का कारण बन सकता है। आप यह मत समझना कि भाई अधिक लाड़ प्यार है तो समस्यात्मक बालक कैसे बनेगा। ज्यादा लाड़ प्यार करने से भी बालक कैसे बन जाते हैं, कभी कभी समस्यात्मक बालक बन जाते हैं। तो दोस्तों याद रखना, अत्यधिक लाड़ प्यार भी समस्यात्मक बालक बन सकता है, क्योंकि लाड़ प्यार का मतलब क्या हो गया कि आप अपने बच्चों को कभी किसी रूप में दुखी देखना ही नहीं चाहते हो। हद से ज्यादा जो प्रेम होता है ना दोस्तों, वो भी कभी कभी क्या होता है दोस्तों, दुविधा का कारण होता है। मैंने आपको न्यूज बताई भी होगी ना, अभी लगभग टाइम तो हो गया 8-9 महीने टाइम हो गया, आउट ऑफ इंडिया की न्यूज थी। एक पत्नी ने अपने पति से इसलिए डिवोर्स ले लिया क्योंकि उसका पति उससे हद से ज्यादा प्यार करता था, कभी झगड़ा ही नहीं करता था, तो प्यार से परेशान होकर के उसने क्या ले लिया, डिवोर्स ले लिया। तो अधिक लाड़ प्यार जो होता है ना, वो भी कभी कभी किसका कारण बन सकता है, आपके समस्यात्मक कारण बन सकता है। अधिक बच्चों को आप प्यार दोगे, वो बच्चे धीरे धीरे खुल के रह जाएंगे, आपके सामने बोलने भी लग जाएंगे, तो एक डर की भावना खत्म हो जाती है और बालक किस रूप में चला जाता है, जब माता पिता के प्रति डर समाप्त हो जाता है। जैसे अपन जैसे थे उम्र में तो क्या थे भाई, एक डर था, घर की किसी भी चबूतरी के ऊपर बैठे हुए होते थे, बाहर बैठे होते थे, पिताजी को दूर से आते हुए देख लिया, तुरंत उठ करके चले जाते थे, घर में चले जाते थे। वो अपन को पता है मारे ना मारे ये अलग बात है, लेकिन भय था कि है ना ऐसा नहीं हो कि इसके बीच में अपन को पीट दे, इसलिए अपन कहां चले जाते थे, घर के अंदर चले जाते थे। ये भय जब समाप्त हो जाता है तो धीरे धीरे क्या होते भाई, धीरे धीरे बिगड़ने लगते। एक लिमिटेशन होनी जरूरी। तो अधिक लाड़ प्यार से है ना, वो भले कोई भी हो, भले पापा का लाडला हो या फिर पापा की परी हो, है ना, कोई भी हो, वो अधिक लाड़ प्यार से समस्यात्मक रूप ले सकती है। यहां पे उत्तर हो जाएगा मनोरंजन की सुविधा। मनोरंजन की सुविधा से कभी भी बालक समस्यात्मक उत्पत्ति, समस्यात्मक व्यवहार उसका नहीं हो सकता। अत्यधिक लाड़ प्यार, अनैतिक व्यवहार और निर्धनता ये किसका कारण है, समस्यात्मक व्यवहार का कारण बन सकता है। मनोरंजन की सुविधाएं कभी भी समस्यात्मक कारण नहीं बन सकती। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न। अध्यापक जो है, अध्यापक प्राय किन छात्रों को ध्यान में रख करके अपने शिक्षण कार्य को संपादित करता है। यह कह रहा है कि अध्यापक जो है अपने शिक्षण कार्य को, कक्षा कार्य को जो संपादित करता है, मतलब पूरा शिक्षण जो कक्षा के अंतर्गत करवाता है, वो कैसे बच्चों को टारगेट करता है, किन बच्चों को ध्यान में रख करके वो अपना शिक्षण कार्य करवाता है। ऑप्शन है मंदबुद्धि छात्र, प्रतिभाशाली छात्र, औसत छात्र या सामान्य बुद्धि वाले छात्र। तो दोस्तों ध्यान रखना भाई, मंद बुद्धि वाले छात्रों को ध्यान में रख करके अध्ययन करवाएगा तो सामान्य बुद्धि वाले और प्रतिभाशाली वाले क्या करेंगे, प्रतिभाशाली वाले को ध्यान में रख करके कराएगा तो मंद बुद्धि क्या करेंगे, है ना, सामान्य बुद्धि के छात्र नहीं। वो ध्यान रखता है दोस्तों औसतन छात्र किसके हैं। यदि औसतन छात्र प्रतिभाशाली है तो वो उस लेवल से पढ़ाएगा, औसतन छात्र सामान्य है तो वो सामान्य स्तर से पढ़ाएगा, औसतन छात्र मंद बुद्धि के हैं तो वो उस स्तर से पढ़ाएगा। अधिक छात्र किसके हैं, मतलब उसका एक वेटेज देखेगा, 51% छात्र किसके हैं, वो उस आधार पर पढ़ाएगा। तो यानी आप ऐसे मत कर देना कि कक्षा के अंदर सामान्य बालकों को ध्यान में रख करके शिक्षण करवाया जाता है, नहीं, औसतन बालकों को ध्यान में रख करके अध्ययन करवाया जाता है। यदि सामान्य बालकों का औसत अधिक है तो सामान्य बालकों के आधार पर अध्ययन कराएगा, प्रतिभाशाली बालकों का औसत अधिक है तो प्रतिभाशाली बालकों को ध्यान में रख करके अध्ययन करवाएगा, मंद बुद्धि छात्रों का औसत भार अधिक है तो मंद बुद्धि छात्रों को ध्यान में रख करके अध्ययन करवाएगा, है ना। कभी भी आप सामान्य बुद्धि वाला सही मत कर देना, औसत छात्र जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका यहां पे सही उत्तर। अधिकतम छात्र किसके हैं उस आधार पर वो क्या करवा देगा, शिक्षण करवा देगा। सी वाला उत्तर यहां पे आपका सही हो जाएगा। ये लीजिए भाई, है ना दोस्तों, ध्यान से पढ़ा करो भाई, मैं जान लगा देता हूं आपको समझाने में, है ना, मेरी हर मेहनत के पीछे। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बात कर रहा हूं, लेकिन मैं किसी भी चीज की, है ना, मैंने ऐप के ऊपर सारे वीडियोस भी डाल दिए, है ना, ई नोट्स भी डाल दिए, फिर भी प्रतिदिन अभी जो है ना मैं उनके ऊपर टेस्ट सीरीज डाल रहा हूं। मैं कोशिश में रहता हूं कि एकाध टेस्ट सीरीज बच्चों को रोज मिल जाए, और उसके बावजूद में 50-50 क्वेश्चनों को सेट लेकर के जो 2100 प्रश्न जैसे मैंने आपको बाहर करवाए थे ना, उस टाइप से मैं ऐप के अंदर भी करवाने वाला हूं, जिसकी पीडीएफ भी बच्चों को मैं विद आंसर के साथ में ऐप के अंदर उपलब्ध कराऊंगा। मतलब जैसे उपचारात्मक शिक्षण पढ़ा रहा हूं, उसके जितने भी 30 पे 30, 50, 60 जितने भी क्वेश्चन बन गए, तो 50 के 50 क्वेश्चन इसी तरीके से मैं करवा करके
वीडियो अपलोड करवाऊंगा और साथ साथ में उसकी पीडीएफ क्वेश्चन वाइज वो भी बालकों को आंसर के साथ में वहां ऐप के अंदर उपलब्ध करवा दूंगा, ताकि बच्चों की तैयारी और अच्छी हो सके। आपको तो लेना ही है ना, आप जो जो मुझसे सुन रहे जा मुझे देख रहे ना, आपको तो लेना ही है ना। यूं समझ लीजिए कि हाँ हमारा दबाव है, गुरुजी कह रहे हैं मतलब लेना है तो लेना है ना। और उसके साथ में आप औरों को भी बताइए, जिसको भी फायदा लेना चाहें इस चीज का लीजिए। बहुत अच्छा मैं कंटेंट दे रहा हूं दोस्तों, 199 रुपए नाम मात्र की फीस में। मॉडल का प्रयोग किया जाता है, जहां मॉडल शब्द जो है, मॉडल का मतलब होता है दोस्तों प्रतिरूप। प्रतिरूप का प्रयोग कहां किया जाता है? मूल वस्तु नहीं दिखाई जा सके वहां पे, कक्षा को अनुशासित रखने के लिए, भाषण देते समय या उपयुक्त समय। देखिए भाषण देते समय मॉडल का प्रयोग करना कोई जरूरी नहीं है। यदि सी सही नहीं होगा इसका मतलब डी भी सही नहीं होगा, उपयुक्त सभी भी नहीं होगा। अब अपने पास में 2 बच्चे, 50% लोड कम हो गए, ऐसे ऑप्शन काटे करो, है ना। कक्षा को अनुशासित रखने के लिए मूल वस्तु नहीं दिखाई दे जा सके। देखो कक्षा की अनुशासन तो मॉडल दिखाओ, किसी भी प्रकार की सहायक सामग्री दिखाओ, अनुशासन रख लेगा। मॉडल का मतलब होता है जब कभी भी आप शिक्षण के दौरान कोई मूल विषय वस्तु कक्षा के अंतर्गत प्रयोग में नहीं ला सकते हो, ऐसी परिस्थिति में आप क्या कर सकते हो? मॉडल का प्रयोग कर सकते हो। मान लीजिए कि हाथी का कोई पाठ पढ़ाना है, आपको पता है कि आपके गांव के अंदर हाथी भी है, लेकिन आप हाथी को कक्षा के अंतर्गत नहीं ला सकते, तब वहां क्या लेकर के जाओगे? हाथी का प्रतिरूप लेकर के जाओगे और क्या करोगे? उनको दिखा दोगे कि हाथी ऐसा होता है। उसके आधार पर वो क्या करेगा दोस्तों? पहचान लेगा। दोस्तों ध्यान रखना है ना, व्यवहारिक रूप में जब पहली बार आपकी सगाई होगी ना, तब आपके पास में लड़के या लड़की का जो आएगा चित्र आएगा ना, वो भी प्रतिरूप के माध्यम से आएगा, सीधा प्रकट कभी भी नहीं होगा, है ना। आप भी भेजते हो तो पहले क्या भेजोगे? प्रतिरूप भेजोगे। प्रतिरूप के आधार पर क्या होती है? आगे पहचान होती है ना दोस्तों। हम ध्यान रखना भैया ना, केवल प्रतिरूप को देख करके सिलेक्ट मत कर देना ना। आजकल तो इतने ऐप आ गए ना भाई, हाँ फोटो देख करके विद्यार्थी के व्यवहार अति उत्साहित मत हो जाना। विद्यार्थी के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, उस व्यवहार में आए हुए परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, प्राप्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, शिक्षण विधियां या मूल्यांकन। देखो मूल्यांकन को पहले ही काट दो, शिक्षण विधियों को पहले ही काट दो। प्रश्न के आधार पर ये 2 ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकते, क्योंकि विद्यार्थी के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, न तो उसको अपन शिक्षण विधियां कहेंगे, न अपन उसको मूल्यांकन कहेंगे। अब ऑप्शन है प्राप्य उद्देश्य और एक ऑप्शन है अपने सामने सामान्य उद्देश्य। देखिए सामान्य उद्देश्य का मतलब क्या होता है? जो सभी विषयों के लिए एक जैसे बने हुए होते हैं, है ना, सभी पाठों के लिए एक जैसे होते हैं, सभी बालकों के लिए एक जैसे होते हैं, वह कहलाते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य से बालक के व्यवहार में इतना परिवर्तन नहीं आता है जितना प्राप्य उद्देश्य से आता है। ये वही प्राप्य उद्देश्य हैं जो आप पाठ योजना का निर्माण करते समय पहले उद्देश्यों का निर्माण करते हो। इन प्राप्य उद्देश्यों को ही हम कहते हैं दोस्तों विशिष्ट उद्देश्य। कौन से उद्देश्य कहते हैं दोस्तों? विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य। तो ध्यान रखना भाई, विशिष्ट उद्देश्य कह दो या फिर आप प्राप्य उद्देश्य कह दो, दोनों उद्देश्य क्या कहलाएंगे? आपके एक कहलाएंगे। तो विद्यार्थी के व्यवहार में जो परिवर्तन लेकर के आते हैं वो कौन से उद्देश्य लेकर के आते हैं? प्राप्य उद्देश्य। क्योंकि प्राप्य उद्देश्यों में आप यह तय करते हो कि बालक को यह कक्षा हो जाने के बाद या अपना शिक्षण करवा देने के बाद बालक के व्यवहार में क्या परिवर्तन लाना है, यह किसके अंतर तय होता है? आपके प्राप्य उद्देश्यों के अंतर्गत होता है दोस्तों। ठीक है, ये लीजिए आपका अगला प्रश्न। यह तो बहुत ही गरीब प्रश्न है भाई। पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि, कौन सी कुशलता पूछी है इसने? पढ़ने की कुशलता पूछी है। तो पढ़ने की कुशलता विकसित करने के लिए क्या जरूरी है? बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए, बच्चों को विविध प्रकार की विशेष सामग्री उपलब्ध कराई जाए, बच्चों को बोल बोल करके पढ़ने के लिए निर्देश दिए जाएं। चौथा वाला आपको दिख नहीं रहा होगा, बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाए। तो सबसे पहले ये जो बाध्य वाले हैं ना, उन दोनों को उड़ाओ, है ना। शिक्षण के अंतर्गत कभी भी बालक को बाध्य करके कुछ भी नहीं पढ़ाया जा सकता। नियंत्रित अवस्था में या अनुशासित अवस्था में उसको शिक्षा दी जाती है, स्वतंत्र अवस्था में भी नहीं दी जाती। इसका ध्यान रखना दोस्तों। नियंत्रित अवस्था या फिर कौन सी? अनुशासित अवस्था के अंतर्गत उसको शिक्षा दी जाती है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं। आपको स्वतंत्र अवस्था में शिक्षा दी जाएगी, बालक दोनों पांव लंबे करके ना सर के नीचे बैग लगा करके पढ़ाए ना, आप उसको पढ़ा दोगे? नहीं पढ़ाओगे। नियंत्रित अवस्था और अनुशासित अवस्था के अंतर्गत शिक्षा दी जाती है, स्वतंत्र अवस्था में शिक्षा नहीं दी जाती है। बाध्य नहीं कर सकते हो आप कभी भी बालक को। ये बाध्य वाले दोनों टूट गए। अब बच्चा है बी और सी। बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने के लिए निर्देश दिए जाए या बच्चों को विविध प्रकार की विशेष सामग्री उपलब्ध कराई जाए। देखो पढ़ने की कुशलता के लिए सबसे बढ़िया कार्य क्या है
कि बालकों को अधिक से अधिक प्रकार की ऐसी विषय वस्तु उपलब्ध कराई जाए जिसको वो अधिक से अधिक पढ़ सके। जैसे मान लीजिए एक चैप्टर उसने पढ़ लिया और वापस वही चैप्टर पढ़ा रहे हो ना, तो पठन की कुशलता नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि वो शब्द उसकी नजरों के सामने निकल चुके हैं, उन शब्दों का प्रत्यक्षीकरण उस बालक ने कर लिया है, उन शब्दों को वो समझ चुका है। बालक के सामने अधिक से अधिक पढ़ने के लिए नई विषय वस्तु को प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे बालकों को क्या मिल जाए दोस्तों, आराम से सीखने या पढ़ने में कुशलता प्राप्त हो जाए। तो यहां पे सी भी सही नहीं होगा, यहां पे सही कौन सा हो जाएगा, बी। देखिए ऑप्शन राइट करने में 1 मिनट लगता है आपको भी और मुझे भी, लेकिन दोस्तों समझ करके सही करना यह सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि ये सही है तो सही कैसे है इसका भी आपको पता होना जरूरी, इसीलिए मैं कभी भी ऑप्शन पर राइट लगा करके आगे नहीं निकल जाता हूं ये सही होगा। मैं वो तीनों ऑप्शन भी समझाता हूं और जो सही है उसे भी समझाता हूं कि यह सही क्यों है। आप भी किसी भी विषय को पढ़ो, ये कैटेगरी अपने अंदर या ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर लो दोस्तों, बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। रीट में है ना 2-4% हेल्प, ये आइडिया भी आपकी मदद कर लेगा दोस्तों। हाँ, मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो भी लाने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग अपन क्या सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं ना, नक्षत्र ग्रह वगैरह पे ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं, किसके शनि महाराज भारी चल रहे हैं, किसके राहु चल रहे हैं, किसके केतु चल रहे हैं। हालांकि है ना, तो मैं चाहता हूं, मैं तो अगर मैं खुद भी बना सकता हूं, क्योंकि मैंने खुद ने भी यजुर्वेद में शास्त्रीय करा कि ज्योतिष सब जानता हूं मैं, किस राशि वाले के ऊपर क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। लेकिन मैं आपके सामने एक प्रख्यात पंडित जो ज्योतिष शास्त्र के अंदर माने हुए हैं, बहुत ही विख्यात है, उनको मैं लेकर के आऊंगा और प्रत्येक राशि वाले बच्चों के लिए बताऊंगा कि कौन सी राशि में कौन से ग्रह नक्षत्र चलते हैं, उस रीट के लिए वो क्या करें, यानी किस वार का उसको फास्ट रखना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, किस तरीके का कोई लौकिक कार्यक्रम है तो वो करना चाहिए, ताकि ग्रह का प्रभाव खत्म हो जाए। क्योंकि कभी कभी ग्रह ही बीच में आ जाते तो अपनी सफलताएं क्या हो जाती है, अपन मानते हैं और मान्यता है तो इस चीज को माननी पड़ेगी दोस्तों, और मान नहीं है, मैं तो मानता हूं क्योंकि मेरे तो थपड़े लगी हुई है ना, इसलिए मुझे पता है कि भाई ग्रह का प्रभाव होता है। तो मैं वो लेकर के आ रहा हूं ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से ग्रह दशा आपके अच्छे या बुरे चल रहे, तो आपको क्या हो जाए उसके अनुसार भी आप थोड़े कर्म करना, कि ऐसा ना हो कि आपकी मेहनत तो भरपूर रहे लेकिन किसी कारणवश से आप सफलता नहीं प्राप्त कर सको। इन चीजों का भी ध्यान में रखना। एक वीडियो में आपका बनाऊं, नेक्स्ट वीक में लेकर के आऊंगा मैं इस चीज, भाई बहुत अलग सा होगा। आज दिन तक कोई भी कोचिंग सेंटर, किसी भी संस्था के द्वारा इस प्रकार का वीडियो लाया गया नहीं होगा जैसा मैं लेकर के आऊंगा आपके बीच। पाठ्य वस्तु ना सबकी राशि होगी उसके अंदर, मैं खुद खड़ा रहूंगा उनके साथ में। पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन है। कैसा पठन पूछा है इसने, किसी भी पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन क्या है, केवल कविताओं पर ही लागू होता है, पठन का एकमात्र आदर्श रूप है, पठन की पहली और अनिवार्य शर्त है, या अर्थ को समझने में मदद करता है। तो मैंने आपको कई बार बता रखा है कि जब भी कभी ऐसे शब्द आए, एकमात्र, केवल, इस प्रकार के ऑप्शन सही होने में समय लगता है, वो सही कम होने के चांस होते हैं। तो ये केवल वाला हटा दो, ये एकमात्र वाला भी हटा दो, ये कभी भी सही नहीं होंगे। पठन की पहली और अनिवार्य शर्त ये कोई नहीं है दोस्तों। पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन अर्थ को समझने में मदद करता है। डी वाला उत्तर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका, यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह लीजिए आपका एक प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विधा का अनिवार्य सस्वर पठन किया जाना अपेक्षित है। क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विधा का अनिवार्य सस्वर पठन किया जाना अपेक्षित है, मतलब इनमें से ऐसी कौन सी विधा है जिसका सस्वर पठन करना जरूरी है दोस्तों। निबंध, अच्छा ऑप्शन नहीं है यहां पे, निबंध, एकांकी, जीवनी या आत्मकथा। तो दोस्तों आत्मकथा का कोई जरूरी नहीं है, जीवनी भी कोई जरूरी नहीं, और निबंध भी सस्वर के लिए कोई जरूरी नहीं है, द्रुत वाचन में पढ़े जाने वाली चीजें हैं। लेकिन यहां पे सही होगी एकांकी। यह एक प्रकार का नाटक शिक्षण होता है, इसमें किस पात्र ने कब क्या कहा उसके अनुरूप सस्वर अपन को पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के उसका भाव ग्रहण होता है ना। जैसे महाराणा प्रताप का पाठ पढ़ा रहे हो, युद्ध की बात है कि महाराणा प्रताप ने अकबर को ऐसे ललकारा था, यदि आप उस हाव भाव और सस्वर के साथ में नहीं बोलोगे तो उसका भाव ग्रहण उतना अच्छा तरीके से नहीं होगा। तो एकांकी के अंतर्गत सस्वर का पाठ किया जाना क्या है दोस्तों, अपेक्षित है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये लीजिए, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता, यानी कि एक टीचर जो है, जो अपनी भाषा का प्रयोग करता है, उस भाषा की कुशलता बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श प्रस्तुत करती है, बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती, बच्चों का अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती हैं, या बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती हैं। तो हर बार की तरह मैं आपको यही कहूंगा, ये बाध्य कुछ नहीं होता है, बाध्य को पहले हटा दो। एक ऑप्शन अपना कट गया। सी वाला देखते हैं, बच्चों का अलंकारिक भाषा प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती है, नहीं करती है दोस्तों। यदि अध्यापक अलंकारिक भाषा का प्रयोग क्यों करेगा, एक अध्यापक को सरल सुबोध भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिसको बालक व्यवहारिक रूप से आराम से समझ जाए, तो वो अलंकारिक भाषा का प्रयोग क्यों करेगा। तो यहां पर कोई प्रेरित नहीं करती है, बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती है दोस्तों।
अध्यापक की भाषाओं को सुनकर के बालक उसका अनुकरण, क्योंकि भाषा का एक व्यवहारिक विशेषता है कि अनुकरण से भाषा सीखी जाती है। तो टीचर जैसा बोलता है वैसा, आपके भी रोल मॉडल होते हैं ना टीचर, मैं इन जैसा टीचर बनना चाहता हूं, मैं इसके जैसा टीचर बनना चाहता हूं, मुझे इस टीचर के जैसा बनना है। रोल मॉडल सबके टीचर होते हैं, है ना, बहुत सारे कि मैं इस तरीके से पढ़ाना चाहता हूं, तो सबके अपने अपने रोल मॉडल होते हैं। तो वो क्या है भाई, उनकी तरह ही बोलना चाहता है, तो प्रभाव तो पड़ता है, ऐसा नहीं कह सकते कि प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत सारे टीचरों को देख करके भी बच्चे अनुकरण करते हैं ना, टीचर जो कहता है वो तो कम मानते हैं, लेकिन जो टीचर करते हैं ना वो क्या करते हैं, पहले कॉपी करके हाँ ये मैं भी कर लूं, है ना, अनुक्रियाएं बालक जल्दी करते हैं। बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती हैं, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए टीचर की भाषा प्रयोग जो है वो बालक की भाषा प्रयोग की टीचर की भाषा प्रयोग की कुशलता जो है ना दोस्तों, है ना, बच्चों के भाषा प्रयोग के रूप में एक आदर्श रूप प्रस्तुत करती। क्यों करती है कि वो जैसे शब्दों का प्रयोग करेगा, जिस प्रकार की भाषा बोलेगा, उस प्रकार की भाषा का अनुकरण करते हुए बालक भी उस भाषा का क्या करेगा, प्रयोग करेगा। ए वाला अपन यहां पे क्या कर देते हैं दोस्तों, सही कर देते हैं। फिर क्या आता है भाई, हाँ एक सूचना और दोस्तों, आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कल जो है ना अपने ऐप के ऊपर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर मात्र 1 महीने का लगभग समय हुआ होगा और अपन ने 1000 डाउनलोडर जो है ना दोस्तों क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। मतलब 1000 बच्चों ने है ना अपना जो ऐप है वो क्या कर लिया है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर दिया है। इसलिए आप सभी इसके लिए क्या है दोस्तों, बधाई के पात्र हो ना, ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और दूसरा रिकॉर्ड भी सबसे सामने ये है कि उदयपुर के अंदर जितनी भी संस्थाएं चलती है इस जिले के अंदर मैं जानता हूं, उसमें से सर्वाधिक ऐप यदि किसी के डाउनलोड हुए हैं तो वो अपने आप की कोचिंग के हुए, जो कोचिंग है ही नहीं अपनी, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अपना कोई कोचिंग नहीं, तो सब सर्वाधिक ऐप डाउनलोड हमारे जिले में होने का काम भी रिकॉर्ड जो है ना दोस्तों आप लोगों ने कर दिखाया। इसके लिए भी आपको बधाई कि हमने लगभग 30 से 40 कोचिंग सेंटरों से आगे निकल करके अपन ने क्या कर दिया है, अपने इतने अधिक जो एक कम समय में इतने डाउनलोड करना, ये बहुत बड़ा प्यार होता है दोस्तों। ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा, मेरे लिए अभिप्रेरणा का काम करेगा, मेरे लिए एक अलग ही ऊर्जा और अलग जोश लेकर के आया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपको साथ साथ में बधाई भी देता हूं, क्योंकि ऐप आपके भी तो हैं। एकांकी पाठ का सर्व प्रमुख उद्देश्य क्या है ना, सर्व प्रमुख किसका पूछा है इसने, एकांकी पाठ का सर्व प्रमुख। एकांकी का मतलब नाटक, नाटक जैसे वो अलग अलग पात्र खड़े करके जो पढ़ाते थे ना, वही नाटक है। एकांकी लिखना सिखाना, एकांकी की समीक्षा करना सिखाना, एकांकी की विधा से परिचय करवाना या विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना। देखिए एकांकी लिखना सिखाना इसका उद्देश्य नहीं है, नहीं समीक्षा करना सिखाना, ये हो सकता है, लेकिन मुझे ये चौथा वाला ज्यादा बेटर लग रहा है। विधा से परिचय करवाना भी है, लेकिन इसने पूछा है प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये भी इसका उद्देश्य है, ये भी है, लेकिन इसने पूछा कि प्रमुख क्या है, तो प्रमुख यही है दोस्तों, विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना। क्योंकि पात्रों के जो अलग अलग पात्र जो खड़े किए जाते हैं वो क्या बोलते हैं, केवल और केवल संवाद बोलते हैं। तो अलग अलग समय पर अलग अलग स्थितियों में किस प्रकार के शब्दों का आपको प्रयोग करना है, विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास भी इसके अंतर्गत किया जाएगा। तो डी वाला जो हो जाएगा यहां पे क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। लीजिए आपका अगला प्रश्न, माधुरी पढ़ते समय, है ना, कितना प्यारा नाम है, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्य शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका भाषा का यह व्यवहार दर्शाता है। यानी कि माधुरी नाम की कोई लड़की है ना, माधुरी नाम की कोई लड़की है, वो क्या करती है, पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों में शब्दों को बार बार वापस दोहराती है, पुनरावृत्ति करती हैं। उसका जो ये व्यवहार है ये भाषा के संदर्भ में क्या कहलाएगा, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, वह अटक अटक कर पढ़ सकती हैं, या उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, या वो पढ़ने में ज्यादा समय लेती हैं। इन दोनों को काट दो भाई, इसके पीछे कोई ना कोई तो बड़ा रीजन है ना, यूं ही इतनी बड़ी घटना नहीं घटी होगी, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे बड़ा हुआ होगा। तो इसके पीछे ये छोटे मोटे कारण नहीं हो सकते। ये कह रहा है कि वह अटक अटक करके पढ़ रही है, ये ऊपर प्रश्न में ये नहीं पूछ रहा है कि अटक अटक करके पढ़ रही है, पुनरावृत्ति कर रही है, एक ही शब्द को बार बार बोल रही। क्यों बोल रही भाई बार बार, या तो उसको समझ के, अगर उसको अपन कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, 2 लाइन आगे चले गए, किसी शब्द को अपन दूसरी बार अपन ने पढ़ा है, क्यों पढ़ा है उसने दूसरी बार, यही कारण है, या तो आगे वाला जो शब्द है उसका प्रत्यक्षीकरण अपन को जल्दी नहीं हो पाए इसलिए उसको दोबारा पढ़ा है, या फिर यह कारण हो सकता है कि अपन को वो शब्द समझ में नहीं आया इसलिए अपन ने दोबारा पढ़ा है। अटक अटक करके नहीं बोलती, रुक रुक करके पढ़ती तो अटक अटक करके, ये अटक अटक वाला नहीं होगा। यहां पे ये सही हो जाएगा, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है ना, वो समझ करके पढ़ने की कोशिश कर रही है। कौन कर रही है दोस्तों, हाँ यही आपकी माधुरी दीक्षित जो है ना, वो क्या कर रही है दोस्तों, समझ करके पढ़ने की कोशिश कर रही है। इसीलिए वो क्या कर रही है, एक एक शब्द को बार बार क्या कर रही है दोस्तों, दोहरा रही है। ये थी आज की अपनी एक छोटी सी प्यारी है ना आत्मभरी कहानी। तो बताइए कैसी लगी आप सबको ये क्लास,
कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें भी बताइए कि कैसी लगी आपको क्लास। करते रहिए, थोड़ी बहुत अपनी जिम्मेदारी भी निभाइए, थोड़े बहुत लोगों को भी बताइए। और रही बात ऐप की जानकारी, तो मैं आपको हर बार कहता हूं कि बहुत कुछ मैं ऐप के ऊपर दे रहा हूं, व्यवस्थित रूप से बच्चे ले भी रहे हैं, अच्छा खासा चल रहा है। आप लोगों को भी इसका फायदा उठाना चाहिए दोस्तों, जिसके ऊपर मैंने वीडियोस क्लासेस ई बुक तो अपलोड कर चुका हूं, टेस्ट सीरीज अभी स्टार्ट हो चुके हैं। लगभग प्रतिदिन 2 से 4 टेस्ट जो है ना मैं सब सब्जेक्ट वाइज वहां पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। टेस्ट मिल रहे हैं बच्चों को, और साथ ही साथ में अब जो वहां पे चलने वाली है वो चलेगी 50-50 टॉपिक वाइज क्वेश्चनों का सेट चलेगा, जिसके ऊपर मैं इसी तरीके से वहां पे प्रत्येक टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस वहां पे करवाने वाला हूं। और साथ साथ में उस क्वेश्चनों की पीडीएफ भी मैं आपको उसके ऊपर उपलब्ध करवाऊंगा, ताकि तैयारी आपकी थ्योरी के साथ, वीडियो के साथ, प्रश्नों के साथ हर एंगल से क्या हो सके, एकदम परफेक्ट हो सके। 199 रुपीज प्राइस है, नॉर्मल सी बात है, आपको ले लेना चाहिए, और मेरे हिसाब से तो आपको लेना चाहिए और लोगों को भी सजेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं इस चीज का कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, केवल आप लोग ही मेरा एक माध्यम हो जिसके द्वारा ये सारी चीजें जा रही है। और अभी तक ये 1000 जो ऐप डाउनलोड हुए वो भी आप सब लोगों की वजह से हुए, ना कि मेरी की कोशिश। मैंने कहीं ऐड नहीं, कभी न्यूज़पेपर में नहीं, कि कभी क्लास के नीचे कोई लाइन चलवा देना, कोई लोगो डाल देना, कभी किसी प्रकार का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। आप लोगों का प्यार है और आप लोगों का स्नेह है, ये मुझे आगे लेकर के जा रहा है, और ये मुझे नहीं आपको आगे लेकर के जा रहा है, अपने चैनल को आगे लेकर जा रही है। बहुत खुशी है दोस्तों, शेयर करते रहिए, बताते रहिए लोगों को कि इस प्रकार की चीजें हैं जो आपके एग्जाम में काम है। अपने लोगों को बताइए, कम से कम अच्छा लगेगा। मिलते हैं कल फिर से एक अच्छे अट्रैक्टिव प्रश्नोत्तरी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे। और गुरु पूर्णिमा की महा क्लास जो अपन लगाने वाले हैं, लंबी क्लास जो लगाने वाली है, उसकी सूचना के लिए आप हमारा पेज कन्हैया एजू सेंटर के नाम से बना हुआ है टेलीग्राम पर, उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद, राधे राधे।